सब दिया खुल दिया पर कोई नाम नहीं। क्या हो गया? मर गया कोई? इतना चिल्ला क्यों रहा है? सर जी वो मिट्टी में सर मिट्टी में हाथ सर। हेलो, हाँ अभी एड्रेस भेज रहा हूँ, एम्बुलेंस जल्दी जल्दी भेजो। चाहिए। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं और स्टाफ, मुझे सबकी लिस्ट चाहिए, नए और पुराने सब। किसी का तो गड़ा मुर्दा है ही, और आज ये मुर्दा कब्र से बाहर आकर खुद के लिए इंसाफ की दुहाई दे रहा है। ये रठौर कहाँ है? हर लाश के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक वजह। लेकिन इस बार वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या फिर कहानी किसी और मोड़ पर जाने वाली है? मेरी तो मती मारी गई थी जो यहाँ शिफ्ट हुए। इंटीरियर का काम हो गया सब अच्छे से, बाहर के लॉन का कराने लगे तो अब ये सब। कोई मेहमानों के लिए पानी लेके आएगा क्या? पानी। इतने सालों से आप काम कर रहे हो और 2 गिलास पानी नहीं सर्व कर सकते? माफी साहब। कैसा? अभी तो आपने कहा कि आप कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए। आप सब तो जानते हैं ये सरकारी क्वार्टर्स है, हम अभी शिफ्ट हुए। स्टाफ तो सभी पुराना है। ये गार्डनर्स, मेड, गार्ड्स ऑलरेडी ड्यूटी पे थे जब हम शिफ्ट हुए। अब जितने भी लोग काम करते हैं स्टाफ, सबकी लिस्ट बनने के बाद इनसे क्रॉस चेक करवाओ। एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। जी सर। आपसे पहले यहाँ पर कौन रहता था? जज भूपेश नोटियाल। जज भूपेश नोटियाल। हाँ राणो, किथे हो? यार होने तक पहुंचा है यार।
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ 4 दिन हो गए रोज बोल रहे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ गर्मी च मर रहे ਤੇ ਤੁਸੀਂ इतनी पसंद है दरोगा की नौकरी तो उनके साथ ही ब्याह कर लेते हैं। मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो। एक तो दोनों एक साथ रोना शुरू कर देते हैं और आप बात तो सुन मेरी तो एक बार। और तू सर आ गया, मैं बात कर रहा हूं। कोई अपडेट? सर वो साहब वहाँ पे 3-4 साल से काम करता है। लाश के बारे में कुछ भी पूछो घबरा जाते हैं, कुछ खास बता नहीं पाए सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम फीमेल, कॉज ऑफ डेथ फ्रैक्चर्ड स्कल, उम्र यही तकरीबन 20 साल और डिकम्पोजिशन से लग रहा है कि बॉडी 8-10 महीने पुरानी थी। सर उस वक्त तो वहाँ पे जज भूपेश नोटियाल रहते थे, पर सर उनका कॉल लग नहीं रहा अभी। स्टाफ से बात हुई? हाँ जी सर, ऑलमोस्ट सभी से बात हो चुकी है। कुछ 2-3 लोग बचे हैं, लेकिन बुलावा भेजा है। सबसे बात करो, वहाँ काम करने वाले हर शख्स से बात करो। मालिक अपने कारनामे सबसे छुपा सकता है, लेकिन घर के नौकरों से नहीं। ओके सर। सुनना, एक 450 ट्रांसफर करना मुझे। हाँ सर, तुरंत करती हूँ। और सुन, हाँ किसी को बताना होता? नहीं सर, ये लीजिए, हो गया। क्या हुआ सर? देख पीछे कोई देख रहा है क्या? हाँ हाँ देख रही है। बुला उसको। मिली साहब, हमर लागल कि उलाश मिली गई। ये मिली कौन है? मिली यहाँ 2 साल पहले काम करत रहल, ओकर चक्कर विजय ड्राइवर के साथ चलत रहल। और उ जो पुरानी मैडम है ना, दोनों के कुछ गलत करत के देख ली और दोनों के गैराज में धर ली। फिर क्या हुआ? फिर का दोनों का निकाल दी। विजय तो 1 महीना बाद लौट आई, लेकिन मिली फिर कबो ना दिखाई दी। जज साहब की फैमिली के बारे में कुछ बता सकती हो? नौटियाल साहब तो बहुत अच्छे रहले, बाकी वो गौरी मैडम थोड़ा गुस्सैल रहल। और कौन कौन रहता था यहाँ पे? पहले जज साहब, गौरी मैडम और उनकर 3 बेटी रहत रही। फिर 2 लड़की देहरादून पढ़े चल गई। अब बड़ी लड़की की कॉलेज कंप्लीट हो गई तो वो यहीं रहत रही जब तक कि वो लोग दिल्ली शिफ्ट ना भई। ये विजय या मिली किसी का नंबर है? मिली का तो नहीं है, विजय का है। राम राम मैडम, बुलाया था मुझे इधर। नाम क्या तुम्हारा? विजय। सर जी मन ने ना मारा। तो मार मार के ना बंदर जैसी लाल कर दूंगा। बस साथ ही ना लाश मिली और इन्वेस्टिगेशन में तेरा नाम आया है। मेरा नाम? सर जी मन ने किसी को ना मारा सर जी। गौरी नौटियाल ने तुझे और मिली को गैराज में पकड़ा था। सर जी वो तो गलतफहमी हो गई थी ना सर जी, उन्हें गलतफहमी हुई थी सर जी। मन ने नहीं मारा सर जी किसी को भी। अरे सन्नो भी कभी घुमा लिया कर। नौटंकी बंद कर मिली, चल काम करने दे। अरे गल्ला तो सुन ले मेरी। तू क्या कर रही है मिली? मिली, विजय क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ? काम करने आते हो या रासलीला मचाने? वो मैडम जी ने इल्जाम लगा दिया था मुझ पे कि मैं मिली से चक्कर चला रहा हूँ, पर मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया सर जी। मैडम एक ना मानी, बहुत समझाने की कोशिश करी, हम दोनों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। मिली का तो फोन भी वापस ले लिया था सर जी। उसके बाद कभी मिली दिखी ही नहीं मुझे सर। सुनने में आया था कि वो अपने गांव चली गई है। और तू? है जी? तुझे तो नौकरी पर वापस रख लिया था ना, क्यों? मैडम जी को गलतफहमी हुई थी ना सर जी, पर
नौटियाल साहब तो भले आदमी थे। जज भूपेश नोटियाल का कुछ पता चला? सर अभी तक तो ये पता चला है कि दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। जो नंबर सबके पास है उस पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कीप ऑन ट्राइंग। और फरीदाबाद पुलिस से भी कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि मिली के बारे में पता करें। जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त मिली की उम्र तकरीबन 20 साल थी और 1 साल से वो गायब है। तो मुमकिन है जो स्केलेटन हमें मिला है वो मिली का हो। फाइंड आउट। जी सर, चेक करता हूँ। हेलो, व्हाट? कुत्तों ने मिट्टी को रेदी तो माली को भरने के लिए बोला। उसने देखा तो उसको बहुत स्मेल आई और बहुत ज्यादा कीड़े दिखाई दिए और वो ज्यादा खोदा तो एक और लाश निकली। मैं और मेरी फैमिली बहुत परेशान है। पूरा घर क्राइम सीन बन चुका है। हमारे पास घर चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ठीक है, लेकिन आप जहां भी शिफ्ट करेंगे वो एड्रेस हमें चाहिए। जरूरत पड़ी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एक और बात, केस जल्दी सॉल्व कीजिएगा। एक जज के घर पे ये सब कुछ होना जुडिशरी की शान के लिए अच्छा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। एक बात बोलूं सर, अजीब खेल है ना। इंसान बंडल ने अपने घर चलाशा मिल रही ने जब छत दे थले पाप दबया हुए है ना, तब इंसाफ भी शर्मिंदा हो जाता है। क्या लगता है आपको, दोनों मौतें एक साथ हुई हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर दोनों मौतें एक साथ हुई होती तो दोनों लाशों को एक ही जगह एक साथ दफनाया जाता, अलग अलग नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, सच क्या है सामने आ जाएगा। जी सर। एक लाश मिलने पर सवाल उठता है, लेकिन जब उसी जगह पर एक और लाश मिलती है तो डर उठता है। क्या यह जगह सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है या फिर एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने के नीचे एक नया राज छुपा है? किसकी है ये लाशें? क्या ये लाशें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या फिर एक ही जगह पर एक जैसे हादसे का शिकार हुई हैं? ये जगह मौत का अड्डा क्यों लग रही थी? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई है जो इन लाशों को एक ही धागे में पिरो रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये कहानी पूरी हो चुकी है या अभी और लाशें मिलनी बाकी हैं? क्यों मारा था उन दोनों को? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो मिली कैसे गायब हुई फिर? मुझे नहीं पता जनाब। सर आप किसी से भी पूछ लो मेरे बारे में, मैं किसी को मार नहीं सकता सर, मैं किसी को मार नहीं सकता। विजय, वो तो बहुते रौब जमावत रहल। मैडम के पहले से जानत रहल ना, तो बहुते धौंस में रहत रहल। पजामे का ढीला था साहब। आसपास के सभी औरतों पर उसकी नजर रहती थी। मुझे उससे बहुत डर लगता है साहब। खून की आदमी था, किसी से अगर दुश्मनी हो जाए तो बदला लेके ही रहता है। साहब कोई माने या ना माने, मर्डर तो विजय नहीं किया होगा। नाम नंबर पता सब बताओ। आशा गुप्ता। इधर जरा देखो, लिखो। हाँ रानू बोलना। रीत की किताबें लानी है और हरमन के डायपर भी खत्म हो गए हैं। बच्चा ने मैंने परेशान कर दिया है। संभालो इनको वरना अपने पास जेल में डाल दो, वही चुप रहेंगे। सब्र कर थोड़ा, मैं ले आऊंगा सारा कुछ, तू टेंशन मत ले। अभी थोड़ा काम निपटा लूं मैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ पक्का ले। हाँ सर आगे मैं करना। हाँ कौन थी? सर बीवी नाल गल कर सी। अरे हाँ नहीं, आज जड़ी जनानी गई है कौन सी? सर वो नोटियाल साहब के घर पे काम करती थी, पता चला कि अभी भी टच में उनको, इस करके बुलाया था उसको। क्या बताया उसने? नौटियाल साहब 2 महीने पहले ही मिले थे हमसे, वो यही शहर में है। 200 रुपया दिए हैं हमके, अब बोले किसी को बताना नहीं क्यों कहाँ है। अब बताइए 200 कौन रुपया होता है आजकल? चलो चलो। एक्सक्यूज मी, जज भूपेश नोटियाल कहाँ रुके? रूम नंबर 109। यस मिस्टर नोटियाल। जी माफ की।
मिली, स्टाफ ने बताया उनके बारे में। मिसेस नौटियाल किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा हो गई थी, नौकरी से निकाल दिया था। दरअसल विजय और गौरी तब से एक दूसरे को जानते हैं जब से हमारी शादी भी नहीं हुई थी। दरअसल मिली के साथ जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन विजय बुरा लड़का नहीं था, काफी काम का आदमी था और शरीफ भी था। अब आप ये सोचिए कि मेरी 3 बेटियां थी और उसने उनके साथ कभी भी बदतमीजी से पेश नहीं आया। इसलिए जब वो दोबारा मुझसे माफी मांगने आया तो मैंने उसे माफ कर दिया और काम पे रख लिया। आपने अपना वो गवर्नमेंट क्वार्टर कब छोड़ा? रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही छोड़ दिया था। अब तो लगभग 1 साल होने को आया है। मैंने सुना है वो क्वार्टर काफी टाइम तक खाली पड़ा रहा। कहीं इसी दरमियान वो... क्या हम मिसेस नौटियाल से बात कर सकते हैं? वो तो अभी दिल्ली गई हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओह, आई सी। प्लीज उनका दिल्ली का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम दिल्ली पुलिस को बोल के वहीं से उनका स्टेटमेंट ले लेंगे। वो ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गई है। एनीवे, मैं आपकी बात गौरी से करा दूंगा। जी। हाँ रणू, पगड़ी बड़ी वधिया पई आज, पर्सनालिटी लग रही है। कहाँ पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है ठीक है। जी जनाब, थैंक यू। सर, फरीदाबाद पुलिस से बात हो रही थी। मिली की फैमिली से पता चला है कि वो कुछ 2 साल पहले ही नौटियाल्स के घर से चली गई। सर, मिली की फैमिली उससे बहुत परेशान थी, वो बदनाम हो चुकी थी और एक बड़ी उम्र वाले आदमी के साथ भाग भी गई थी। सर, तब से वापस नहीं आई वो। मिली 8-10 महीने पहले से अपने घर से गायब है और हमें जो बॉडीज मिली उनमें से एक 8-10 महीने पुरानी है। एज ग्रुप तो मैच हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली बंगलो देखकर विजय उसे वापस यहाँ लेकर आया हो और जो बॉडीज हमें मिली उनमें से एक मिली की थी। पर सवाल ये है, फिर दूसरी बॉडी किसकी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ो जरा। सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बॉडी लगभग 60 साल की औरत की थी और उनकी मौत करीब 1 साल पहले हुई थी। रीजन ऑफ डेथ मल्टीपल स्टैबिंग। डीएनए मैच करवाओ, अगर फैमिली रिलेशन है तो सामने आ जाएगा। गौरी नौटियाल से बात हुई? नहीं सर, उसका फोन नहीं आया। नमस्कार, मैं गौरी नौटियाल। सर, लास्ट ईयर मैं अपने बच्चों के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मुझे यहीं ठीक लगा। ओके। हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी और आपका नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने अपना नंबर बदल दिया था। तो आप जब दिल्ली शिफ्ट हुई तो अपने ड्राइवर विजय को साथ में क्यों नहीं लेकर? सर, मेरी बच्चियां बड़ी हो रही थी और विजय हमारे पास ड्राइवर था। मैं एक ड्राइवर को ले जाना ठीक नहीं समझी। और वैसे भी विजय जैसा ड्राइवर। वो विजय और मिली का कुछ क्या हुआ था? घबराइए मत, आपके स्टाफ से बात हुई है हमारी। बोलिए। तू क्या कर रही है मिली? मिली, क्या कर रही थी तू? हाँ, काम करने आती है गुलछर्रे उड़ाने। फिर मैंने दोनों को काम पर से निकाल दिया। विजय और मिली दोनों को? जी। तुरंत? हाँ। तो मिली का कुछ सामान रह गया होगा, कोई पर्सनल बिलोंगिंग? नहीं, कुछ नहीं। कोई फोन वगैरह? फोन नहीं। क्या लगता है आपको, विजय मिली को मार सकता है? पता नहीं सर। एक्सक्यूज मी। जी। अपना आईडी दे सकती हैं आप?
मुझे लगता है मैं होटल में भूल आई। मैं होटल जाके स्कैन करके भेज दूं आपको? ठीक है, भेज दीजिएगा। थैंक यू। मेरा हाँ सर। विजय को बुलाओ। फिर से? The number you have called is currently switched off. सर फोन तो बंद आ रहा है। पुलिस स्टेशन आई, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाने, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि उन्हें चाय ऑफर करें। आफ्टर ऑल जज साहब की वाइफ, तो हमने उनको चाय ऑफर की। लेकिन उनके जाने के बाद चाय के गिलास पे जो फिंगरप्रिंट्स थे, उससे तो कुछ और ही कहानी सामने आई। पता ये चला कि वो तो मिसेस नोटेल है ही नहीं। और फिर जब इन तस्वीरों को आपके स्टाफ को दिखाया, तब पता चला कि जो पुलिस स्टेशन में आई थी वो तो नकली मिसेस नोटेल थी। तो फिर जो पुलिस स्टेशन में आई थी वो कौन थी? वो थी ये।
आपकी प्रेमिका निर्मला भट्ट, जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है। तो तुमने मुझे यहाँ इसलिए बिठाया कि मेरा अफेयर चल रहा है? मैंने कहा था जज साहब हैं, बहुत सवाल पूछेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी। ये रहा हमारा होमवर्क। आपके घर में जो 2 डेड बॉडीज मिली, ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है, और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मौत तकरीबन एक ही वक्त पे हुई। तो हमने थोड़ी और डीप में जाकर रिसर्च की, दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया। और आपको जानकर ताजुब नहीं होगा कि डीएनए मैच हो गया। होना ही था ना, क्योंकि एक ही फैमिली से जो थी। अब इन दोनों में जो एज डिफरेंस है, उससे लगता है कि शायद माँ बेटी थी। अब ये माँ बेटी कौन होगी, ये आप तो जानते ही होंगे। जज साहब, एक मौका दे रहा हूं, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। बताइए, आपने अपनी बेटी और बीवी को आखिरी बार कब देखा था? बोलिए। बताता हूं। गौरी बहुत गुस्से वाली थी, छोटी छोटी बातों से वो परेशान हो जाती थी। ज्यादातर मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही हवा दी, लेकिन रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले एक दिन जब मैं घर आया तो तुमने ही कहा था ना लड़कियों को अच्छी जगह भेजो, ऑल गर्ल्स स्कूल भेजो। घर से दूर हुआ तो क्या हुआ? अब देखो तुम्हारी लड़की क्या गुल खिला रही है, वो भी एक लड़की के साथ। गौरी जरा इतना बनो मत, तुम्हारे लिए तुम्हारे जज के इमेज के ऊपर ना कुछ है ही नहीं। गौरी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक तो अब मैं करूंगी, जो कुछ करना होगा ना मुझे ही करना होगा। रिचा डर गई थी, घर छोड़ने तक की नौबत आ गई थी। दोनों माँ बेटी पे भूत सवार था। घर छोड़ के जा रही तू? हाँ जा रही हूँ मैं। अरे उस लड़की के लिए? हाँ जाऊंगा उस लड़की के लिए। लड़की के लिए अगर घर छोड़ना तो देखना मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगी, तो दिखा दो अपना मरा हुआ मुंह। मैं जाऊंगी उसके पास। मेरी दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ती थी और मैं इन्हें इस हादसे से दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने माँ और बेटी की लाश को गाड़ दिया। और जब बेटियों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि गौरी दिल्ली गई है और रिचा किसी के साथ भाग गई है। मुझे ये कहानी गढ़नी पड़ी क्योंकि कोई सवाल ना करे। पर हम तो सवाल पूछेंगे जज साहब, सवाल पूछना हमारा काम है। और सवाल ये है कि आपके नाजुक हाथ, जिन्होंने हमेशा कलम चलाई है, इन नाजुक हाथों ने 2 डेड बॉडीज को उठाया, गड्ढा खोदा और उसमें डेड बॉडीज को दफना दिया। ये अकेले तो मुमकिन नहीं हो सकता, किसी ने तो आपका साथ दिया होगा इसमें। कौन? अलग आराम से। बेचारा वैसे ही काम से गया ही है। तो जज साहब का कहना है कि ये सब तुमने किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं साहब, सब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जंजौटियाल बहुत बड़ा आदमी है सर, माँ कसम, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है सर। तो तू बोल, सच क्या है? इस रिपोर्ट के मुताबिक रिचा की मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई। मतलब आपकी बेटी के सर पर किसी ने जोर से किसी चीज से वार किया जिससे वो मर गई। पर आपकी बीवी की मौत मल्टीपल स्टैबिंग से हुई। मतलब मल्टीपल स्टैबिंग के बाद गौरी ने रिचा के सर पर मारा, यही है ना? नहीं, गौरी ने पहले मारा था। ओह, इट वाज अदर वे अराउंड। मतलब गौरी ने पहले रिचा के सर पर भारी कोई चीज मारी, उसके बाद रिचा ने छुरी से वार किया। ऐसा इतने सालों तक आप अदालत में वकीलों की जिरा सुनते रहे, दलीलें सुनते रहे, लॉजिक, यहां तो लॉजिक गायब है। अगर किसी के सर पर कोई भारी चीज मारी जाए तो बेहोश हो जाएगा ना। और अगर रिचा बेहोश हो गई थी तो फिर उसने आपकी बीवी पर चाकू से वार कैसे किया? और एक बात, एक अहम बात, वो ये कि आपकी बीवी की मौत रिचा की मौत से 3 महीने पहले होगी। तो अगर आपकी बीवी 3 महीने पहले मर चुकी थी तो फिर रिचा ने उस पर चाकू से वार कैसे किया? क्या उसको कब्र से निकाला, चाकू से वार किया और फिर कब्र में दफना दिया? सर, मुझे एक रात जज साहब का फोन आया, बोले तुरंत घर आ जा, बहुत जरूरी काम है। बोले कि अगर मेरा साथ नहीं दिया तो मैं डर गया था साहब, वो जज आदमी यार, वो कुछ भी कर सकता थे मेरे साथ साहब।
ठीक कह रहे हैं आप, दोनों एक साथ नहीं मरी थी। असल में हुआ यह था कि जब गौरी ने विजय और मिली को एक साथ पकड़ लिया था, तब से विजय के मन में बहुत भड़ास थी। गौरी को लेकर वो बहुत गुस्सा था। उसे लगता था कि गौरी हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती, इसलिए उस रात विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी नफरत ठीक नहीं है मैडम। इंसान हूँ, नौकर नहीं। मैं और मिली एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, हम दोनों को अलग कर दिया। क्यों? विजय, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। कल सवेरे बात कर। जाओ यहाँ से। उसने सिर्फ एक बार वार किया था ना, तो आप उसे तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? एक बार नहीं। अरे हाँ, कई बार वार किया था, तुम लोग भी बताते नहीं हो। सॉरी सर, मल्टीपल स्टैबिंग। फिर उसके बाद गौरी को मैंने देखा तो खून से लथपथ थी। फिर क्या हुआ? फिर मेरी नजर विजय पे गई। विजय की हालत देखकर मुझे लगा कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से केसेस डील किए हैं। ऐसे में अक्सर लोग टेम्पररी इंसैनिटी का प्ले लेते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि विजय ने मर्डर किया? एग्जैक्टली। और उसको पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा था? कि मुमकिन तो नहीं है जज साहब, और अगर ऐसा हुआ भी था तो आपको विजय को तुरंत पुलिस के हवाले करना चाहिए था। शायद मुझे ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे सिर्फ एक बात खाई जा रही थी, अगर रिचा नीचे आई उठ के और उसने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो। सॉरी। आप साइकोलॉजी जानते हैं? जी? साइकोलॉजी? साइकोलॉजी नहीं सर, वो तो आप जज हैं, आप जैसे काबिल लोग ही समझते हैं साइकोलॉजी, हम कहाँ। जब दिमाग पर बहुत बोझ पड़ता है ना, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो इंसान अपनी सोचने की शक्ति खो बैठता है और कभी कभी वो ऐसा रिएक्ट करने लगता है कि मानो जो उसके स्वभाव से भी बिल्कुल अलग होता है। इमोशनल हाईजैकिंग, जो मेरे साथ हुआ। मुझे सिर्फ रिचा की चिंता थी, इसलिए मैंने सबसे पहले गौरी की लाश को ठिकाने लगाया ताकि रिचा को शॉक ना लगे। सर, उस रात जब मैडम की लाश दबाने के लिए नौटियाल सब गड्ढा खोद रहे थे, अब अचानक रिचा बेबी बाहर आई। शायद जज साहब ने रिचा बेबी को कुछ झूठ बोल के बहका दिया होगा, लेकिन 2-3 महीने में सच्चाई बाहर आई गई। और फिर एक रात मेरे को जज साहब का फोन आया और मुझे बुलाया उसी क्वार्टर में। वो बार बार मुझसे सवाल करती रही कि उसकी माँ अचानक इस तरह से कहाँ गायब हो गई। कई बार तो उसके सवालों का जवाब दे पाया, लेकिन कई बार नहीं भी दे पाया। इसलिए फिर वो उसके पास गई जिसे इसके बारे में पता था। विजय भैया। हाँ रिचा बेबी, क्या हुआ? विजय भैया, एक बात बताओ, जिस दिन मॉम गई उस दिन आप ही ने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा था ना? हाँ। कैसी थी मॉम उस दिन? क्या कहा उन्होंने? कोई मैसेज छोड़ा था मेरे लिए? नहीं। वैसे तो जब भी जाती है मुझे बता के ही जाती थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है भैया। मुझे प्लीज पुलिस स्टेशन लेके चलो अभी। एक काम करती हूँ, मैं ना अपना बैग लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। तो विजय ने आपकी बीवी और बच्ची का कत्ल किया, फिर भी आप चुप रहे। ना सिर्फ चुप रहे, बल्कि लाशों को दबाने में, उन्हें ठिकाने लगाने में उसकी मदद की। क्या? विजय ने कहा कि मैंने मर्डर किया है और मैं कह रहा हूं कि विजय ने मारा है, और आपको मेरे बयान पे विश्वास नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम ये कभी प्रूव नहीं कर सकोगे कि ये मर्डर मैंने किया है। ज्यादा से ज्यादा मैं चुप रहा
मेरा इतना ही गुनाह साबित कर सकोगे, इससे ज्यादा कुछ साबित नहीं कर सकोगे। नहीं जज साहब, गलती आपने सिर्फ तब नहीं की, अब भी कर रहे हैं। गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों की मौत एक ही वक्त पे हुई। आपने तुरंत कहानी गढ़ दी। अरे जज साहब, आपने तो इतने झूठ बोल दिए, इतने झूठ बोल दिए कि सच बेचारा नीचे दब गया, उसका दम घुट रहा था, इसलिए खुद बाहर आ गया कब्र से अपने लिए इंसाफ मांगने। आपको क्या लगा, आप जो बोलते जाएंगे हम आपकी और विजय की बातों पर यकीन करते जाएंगे? इतने सालों तक जज रहे हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि कत्ल कैसे हुआ ये सिर्फ कातिल जानता है। विजय को इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने उससे पूछा, कि गौरी और ऋचा की मौत कैसे हुई, कहां हुई, कहां कहां जख्म हुए थे, कहां कहां घाव किए गए थे, कुछ नहीं। लेकिन आप, जब हमने आपसे पूछा, आपने एकदम तफसील से अफसाना बयान कर दिया, एक एक पॉइंट। इतनी जानकारी कहां से मिल गई जज साहब आपको? क्योंकि जो देखता है वो सिर्फ उतना ही बता सकता है जितना उसने देखा हो, लेकिन जिसने किया है वो पूरा का पूरा हादसा, पूरी की पूरी कहानी बयान कर सकता है जैसे आपने की। जज साहब, हमने आपको वही सुनाया जो आप सुनना चाहते थे। हमने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में झूठ बोला और आपने मान लिया, बिना सोचे बिना समझे यकीन कर लिया, जबकि हकीकत यह है कि आपने अपनी बीवी का कत्ल किया और उसे उसी सरकारी बंगले में दफना दिया। अब बताइए जज साहब, किसकी कहानी सच्ची है, मेरी या आपकी? सर पता नहीं जैसे आपको हो क्या गया था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। जब ऋचा बेबी की मौत के एक हफ्ते बाद ही दोनों छोटी बेटियों को बुलाया कि घूमने कहीं चलेंगे, तो अब ये सुनते ही मेरे हाथों में पसीने छूटने लग गए थे साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। पता नहीं आप किसकी बात मानेंगे, आखिर मैं एक ड्राइवर हूँ और वो एक जज। आपने विजय से स्टोर रूम का फर्श खुदवाया और उसमें सपना और तारिणी को दफना दिया, ये सोचकर कि सरकारी बंगला है, यहाँ कौन ढूंढने आएगा उन्हें। और फिर उसी सरकारी बंगले के कंपाउंड में आपने गौरी और ऋचा को भी दफना दिया, ये सोचकर यहाँ किसी को क्या ही पता चलेगा। दोनों छोटी बेटियों को बुलाया कि घूमने कहीं चलेंगे, तो अब ये सुनते ही मेरे हाथों में पसीने छूटने लग गए थे साहब। आपने विजय से स्टोर रूम का फर्श खुदवाया और उसमें सपना और तारिणी को दफना दिया, ये सोचकर कि सरकारी बंगला है, यहाँ कौन ढूंढने आएगा उन्हें। मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ करता हूँ, अभी रखो। हाँ ठीक है। अलग अलग सर क्यों है? कुछ नहीं सर। बोल। कुछ नहीं है सर। बोल की गल है? सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ लगता है तो क्यों अपनी कुड़ियों ਨੂੰ मार सकता है? मेरा मतलब सर साहब ने सच्चे अपनी फैमिली को मारा होगा क्या? देखो, सवाल ये नहीं है कि जज ने अपने बच्चों को मारा है या नहीं मारा, ये तो क्लियर है कि जज ने ही मारा है। सवाल ये है कि क्यों मारा है। एक बार स्टोर रूम के फर्श की खुदाई होने दो, अगर वहां पर सपना और तारिणी की लाश मिलती है तो इतना तो क्लियर है कि विजय सच बोल रहा है। बस जरा विजय को क्लियर होने दो, फिर जज साहब को भी देख लेंगे। विजय ने मुंह खोला है ना, तो जज साहब भी खोलेंगे। ज्यादा ना सोच, कर जा, आराम कर, सवेरे जल्दी आई, ठीक है? चल जा। हेलो, की है? मैं काम कर रही हूँ। जब मैं फोन करती हूँ तब तो आपके पास कोई टाइम नहीं होता। फोन की फायदा कॉल करना। यार तू गलत सुन मेरी। सॉरी, मैं तेरा फोन नहीं चकिया यार। तेनू तो पता है ना ये सब कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए। बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए। 4 खून, 4 मर्डर, ये दुनिया में बहुत जालिम है। मैंने हमेशा लगता था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, आज मैंने एहसास हो रहा है कि मैं एक डरा हुआ इंसान हूं। मैंने डर लग रहा है यार,
तेरे तू बद अपने बच्चा तू बद मैनू मैनू बहुत तो डर लग रहा है। लाशा है, खून कुछ नहीं अपनी आंखों से देखा यार। ये सारे इंसान नहीं है, सारे के सारे जानवर हैं। तो मैनू कहती सी ना मैं जॉब छड़ दा, शायद तो ठीक कहती सी। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं सभी ये ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तुसी रो रहे हो सरदार जी? यह सब आपके पुराने घर से 2 बॉडीज और मिली, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन हम सब जानते हैं वो लाशें किनकी हैं, सपना और तारिणी की, है ना? वो सब तो ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी का सिरा तो अभी तक तुम्हें मिला ही नहीं। मोटिव। अगर गौरी और ऋचा की मौत ठीक वैसे ही हुई है जैसा विजय ने बताया, तो फिर सपना और तारिणी क्यों मरे? क्योंकि आपको डर था कि आपकी बेटियां चुप नहीं बैठने वाली। आपने अपनी बीवी और ऋचा का कत्ल तो कर दिया, लेकिन हर पल आपको यह डर सताता था कि कभी ना कभी उनको इस बात की खबर लग जाए, इसलिए आपने उन दोनों का भी कत्ल कर दिया। यही सोचकर कि अब अपनी बाकी की बची जिंदगी अपनी उस प्रेमिका निर्मला भट्ट के साथ मजे से गुजारूं। गलत। मैंने अपने पूरे करियर में न्याय किया है। 30 साल की शादी के बाद जब आपको पता चलता है आपकी बीवी की सच्चाई क्या है, तो मुझे न्याय देना ही था। क्या कर रही है मिली? क्या चल रहा है सब? तुम लोग यहाँ काम करने हैं, गुस्सड़े उड़ाने? ये घर मेरा है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है तुझे? क्या कर रही हैं आप? मिली ठीक है तू? विजय का दिमाग खराब हो गया है। वो मिली के साथ और एक बच्ची है। आप विजय को समझाओ, वो पता नहीं क्या कर रहा था। मैं गई थी ना वहां पे गैराज में, तो वो दोनों एक दूसरे का उसकी बातों से मुझे बस एक बात समझ में आ गई। उसे गुस्सा मिली पे नहीं था, उसे गुस्सा विजय पे था। उसकी आंखों में जलन थी, उसका उस ड्राइवर विजय के साथ अफेयर था। मैंने विजय को नौकरी पर दोबारा रखा, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि मेरा शक सही है या गलत। और मैं देखता रहा और मेरा यकीन पुख्ता हो गया। शादी के 1 साल के अंदर ही ऋचा पैदा हो गई। गौरी के प्रति मेरी नफरत उबल रही थी और दिन प्रतिदिन वो बढ़ती गई। और एक दिन जब सारी हदें पार हो गई, तो मैंने गुस्से में चाकू उठाया और ऋचा ने मुझे गौरी की बॉडी को ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। इस हद तक कि वो विजय से जाकर सवाल करने लग गई। मुझे तभी लग गया कि अगर ये लड़की जिंदा रही, मेरी धोखेबाज बीवी और नाजायज उसकी बच्चियों की कब्र मैंने उसके असली बाप से खुदवाई। इसलिए इंस्पेक्टर, ये मर्डर नहीं, न्याय था। न्याय? एक भी सबूत था आपके पास? सालों साल गुनहगारों को सजा सुनाई है इंस्पेक्टर। चेहरा देखते ही समझ आ जाता है कि वो गुनहगार है या नहीं। कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं। चेहरा देखा, भाप लिया कि गुनहगार और सजा सुना दी। कभी कभी सजा सुनाने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती। जज साहब, क्या आपने अपने पूरे करियर में आज तक किसी को शक की बिना पर सजा सुनाई है? बेसिक कायदा कानून तो याद होगा ना आपको, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। और जब बात खुद की बीवी और बच्चियों की आई, तो सारे कायदे, सारे कानून भूल गया। उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करने का एक मौका नहीं दिया आपने। न्याय नहीं जज साहब, ये ठंडे दिमाग से खेला गया खूनी खेल था। These were cold-blooded murders.
रेत पुत्र अच्छा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप कहाँ थे? कहाँ पे था? आपने वो किया? हाँ। पूरा? हाँ। मम्मा किधर है? अंदर। ओके आप ही रुको। हाँ? हाँ भाई की बन रहा है आज? दिख नहीं रहा, रोटियां बना रही हूँ। ओए फिर वही मूड। तेनू पता है साड़ी ने लड़ाई क्यों बनती है? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ फैमिली की परवाह ही नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कम ही सब कुछ है। काम तो करना ही है ना यार। ले सॉरी है मेरे वालों। फैमिली तो वत कुछ भी नहीं होता। पता नहीं लोग की ये गल क्यों नहीं समझते। समझ गया यार, सब समझ गया। कभी कभी फर्ज इंसान को जिम्मेदारी से दूर ले जाता है। एक आदमी सालों तक सिर्फ एक दिन का इंतजार करता रहा, सिर्फ एक दिन का, और ये इंतजार इंसाफ का नहीं बदले का था। एक ऐसा फैसला जो उसने कब का ले लिया था, बस अब उस फैसले को पूरा करना बाकी था। लेकिन एक जज जो जिंदगी भर सच और झूठ का फैसला करता रहा, जब उसने अपना सच चुना तो वो इतना टेढ़ा क्यों था? सच को तोड़ना मरोड़ना एक कला है और ये जज उस कला में माहिर था। एक ऐसा जाल बुना गया कि कानून भी उसमें उलझ गया। हर बार नए सबूत, नए सच सामने आए और हर बार असल सच और दूर होता गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल में एक नए केस के साथ। जय हिंद।